हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दीपाई आर स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में ये वीडियो आएगा। आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और आने वाले अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और अगले 50 क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भी अप्रैल मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोगों को हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस का वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। आप लोग जाकर उन सारी वीडियोज़ को देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, थोड़ा सा एक्टिव मोड में आइए और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे, उसका आंसर आप लोग खुद से देने की कोशिश करिए। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, इसका पीडीएफ जो है जैसे ही हम लोग पार्ट 2 अपना डिस्कस कर लेंगे, इसका पार्ट 2 एक और आने वाला है, उसके तुरंत बाद में हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। फेसबुक ग्रुप है हमारा, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप नंबर है, सारी चीज़ें आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखेंगी। जो भी आप लोगों को ईजी लगे, जहाँ से आप लोग इजीली कनेक्ट हो सकें, वहीं से आप लोग कनेक्ट होकर इन सारी पीडीएफ्स को आप लोग ले सकते हैं। तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को खुद से देने, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में आइए और जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उतनी देर में आप लोगों को आंसर दे देना है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Which state topped in micro irrigation under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर फाइनेंशियल ईयर 20? वित्त वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई में कौन सा राज्य शीर्ष पर था, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। फाइनेंशियल ईयर 2020 में तमिलनाडु फर्स्ट रैंक पर था माइक्रो इरिगेशन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत में। और अगर हम लोग बात करें कर्नाटका के, तो कर्नाटका जो है ये सेकंड रैंक पर था। कर्नाटका ये सेकंड रैंक पर था। और गुजरात जो है ये थर्ड रैंक पर था। गुजरात जो है ये थर्ड रैंक पर था। लेकिन अगर हम लोग कम्युलेटिव बात करें 2015 से लेकर 2020 तक की, इन 5 सालों में अगर हम लोग बात करें, तो इन 5 सालों में जो है कर्नाटका टॉप पर था। कर्नाटका टॉप पर था, सेकंड नंबर पर आंध्रा और थर्ड नंबर पर गुजरात था। यानी कि गुजरात तो तीनों कंडीशन में थर्ड रैंक पर था। गुजरात अगर हम लोग बात करेंगे फिनेंशियल ईयर 2020 की, तब भी थर्ड रैंक पर था। अगर हम लोग कम्युलेटिव बात करेंगे 2015 से लेकर 2020 तक की, तब भी जो है गुजरात थर्ड रैंक पर था। जो कुछ भी चेंजेस हुए थे ये फर्स्ट रैंक वाले में हुए थे। 2020 में तमिलनाडु फर्स्ट रैंक पर है, लेकिन अगर हम लोग 2015 से 2020 तक की अगर हम लोग बात करेंगे, तो उस केस में जो है कर्नाटका फर्स्ट रैंक पर हो जाएगा। उस केस में जो है ये कर्नाटका जो है ये फर्स्ट रैंक पर हो जाएगा। और सेकंड रैंक पर क्या हो जाएगा? सेकंड रैंक पर आंध्रा था। सेकंड रैंक पर आंध्र प्रदेश था। तो आप लोगों को इस डिफरेंस को समझना है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग को आप लोगों को समझना होगा कि वहाँ पर फिनेंशियल ईयर 2020 पूछा जा रहा है या फिर 2015 से लेकर 2020 तक के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को डिफरेंस को समझकर ही आप लोगों को आंसर जो है वो क्लिक करना रहेगा। और यहाँ पर बात हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये कब लॉन्च की गई थी? तो 2015 में जो है ये 2015 में ये लॉन्च की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which ministry has designated डिजीलॉकर एज द सोल नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी नाड? किस मंत्रालय ने डिजीलॉकर को एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के रूप में नामित किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा एचआरडी मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है। डिजीलॉकर को डेजिग्नेट करने से पहले एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड, ये दोनों मिलकर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी यानी कि नाड के रूप में काम करते थे। ठीक है। लेकिन अब एचआरडी मिनिस्ट्री ने डिजीलॉकर को डेजिग्नेट कर दिया है। थोड़ा सा जानते हैं डिजीलॉकर के बारे में। डिजीलॉकर क्या है? तो डिजीलॉकर जो है ये एक क्लाउड बेस्ड लॉकर है, जिसमें हम लोग अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में रख सकते हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इन सारी चीज़ों, पैन कार्ड हो गया, इन सारी चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो है हम इसमें रख सकते हैं। और डिजीलॉकर जो है ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो 2015 में ये लॉन्च किया गया था। डिजीलॉकर 2015 में लॉन्च किया गया था। और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजीलॉकर 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अभी फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। डिजीलॉकर को नाड के
जो है एकमात्र शैक्षणिक डिपॉजिटरी के रूप में नामित किया गया है। अब यूजीसी जो है नाड को परमानेंट स्कीम के तहत डिजी लॉकर में इम्प्लीमेंट करेगी और जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे उनको बोला जाएगा कि वो अपने एकेडमिक अवार्ड्स जो होते हैं, जो मार्कशीट होती है, एकेडमिक रिकॉर्ड जो उनके होते हैं, इन सारी चीज़ों को वो डिजी लॉकर में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the chairman of the National Association of Software and Service Companies NASSCOM? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूबी प्रवीण राव, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यूबी प्रवीण राव को नास्कॉम के चेयरमैन के रूप में जो है इनको अभी नियुक्त किया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ये यूबी प्रवीण राव ने रिप्लेस किसको किया है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने केशव मुरुगढ़ को जो है रिप्लेस किया है। इन्होंने केशव मुरुगढ़ को जो है इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें यूबी प्रवीण राव की, तो ये इन्फोसिस के सीओओ हैं। इन्फोसिस कंपनी के ये वर्तमान में सीओओ हैं, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ये वर्तमान में, ठीक है। और एसेंचर की रेखा मेनन को जो है नास्कॉम का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। डिफरेंस समझना आप लोग, इनको चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। यूबी प्रवीण राव को नास्कॉम का चेयरमैन बनाया गया है और रेखा मेनन को नास्कॉम का जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, वीपी बनाया गया है। किसको? रेखा मेनन को। रेखा मेनन को जो है नास्कॉम का वीपी बनाया गया है। और अगर हम लोग नास्कॉम के हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो देवजानी घोष। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें तो देवजानी घोष जो हैं ये वर्तमान में नास्कॉम के प्रेसिडेंट हैं। और ये देवजानी घोष जो हैं ये नास्कॉम की पहली महिला प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि नास्कॉम की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को ये नाम याद होना चाहिए, देवजानी घोष। ये नास्कॉम की पहली महिला प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इनिशिएटिव हैज लॉन्च्ड बाय एचआरडी मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद एआईसीटीई फॉर स्टूडेंट्स टू फाइट कोविड-19? छात्रों को कोविड-19 से लड़ने के लिए एआईसीटीई के साथ में मिलकर एचआरडी मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समाधान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी समाधान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से इनोवेटर्स को, एजुकेटर्स को और जो भी रिसर्चर्स हैं उनको, स्टार्टअप्स को उनके आइडियाज़ के साथ में एप्लीकेशन मांगे गए हैं कि ये लोग जो है अपने अपने आइडियाज़ के साथ में एप्लीकेशन सबमिट करें और लोगों में इस महामारी से बचने के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ को सबमिट करना है। इन लोगों को इस महामारी से बचने के लिए क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इनको इसके बारे में अपनी डिटेल के साथ में इसको सबमिट करना है। और फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा, एचआरडी मंत्रालय ने कौन सी पहल एआईसीटी के साथ में मिलकर शुरू की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा समाधान, ऑप्शन नंबर डी। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्रिएटेड ए फुल फेस शील्ड फॉर हेल्थ केयर पर्सनल ट्रीटिंग कोरोना वायरस पेशेंट इन कोलैबोरेशन विद विप्रो 3D? किस संगठन ने विप्रो 3D के साथ में मिलकर विप्रो 3D के सहयोग से कोरोना वायरस रोगियों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक फुल फेस शील्ड बनाया है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने विप्रो 3D के साथ में मिलकर कोरोना वायरस रोगियों का इलाज करने वाले जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो लोग हैं जो कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज कर रहे हैं, उनके लिए एक फुल फेस शील्ड बनाया है। और इससे पहले भी डीआरडीओ ने मास्क, पीपीई किट, फुल बॉडी सूट, ये सारी चीज़ें बना चुका है। यहाँ पर बात हुई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें डीआरडीओ के चेयरमैन की, तो डीआरडीओ के चेयरमैन हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी, ठीक है ना। जी सतीश रेड्डी जो है ये डीआरडीओ के चेयरमैन हो जाएंगे। हु इज़ द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर सिंस 2005 टू बी नेम्ड एज विजडन लीडिंग मेल क्रिकेटर? 2005 के बाद से विजडन के प्रमुख पुरुष क्रिकेटर के रूप में नामित होने वाले पहले अंग्रेज खिलाड़ी कौन से हैं? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा बेन स्टोक्स, ऑप्शन नंबर डी। बेन स्टोक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 2005 के बाद से ये पहले इंग्लिश खिलाड़ी हैं, पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनको विजडन लीडिंग मेल क्रिकेटर के अवार्ड दिया गया है, इससे सम्मानित किया गया है। और अगर हम लोग बात करें विजडन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर की, विजडन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर की, तो ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, ये जो है इनको जो है
इनको जो है फीमेल लीडिंग क्रिकेटर हैं, ये वर्ष 2020 के लिए ये फीमेल लीडिंग क्रिकेटर हैं, विजडन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर हैं। और अगर मेल क्रिकेटर की बात की जाएगी तो इंग्लैंड के जो हैं बेन स्टोक्स हो जाएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया की फीमेल क्रिकेटर हैं, ठीक ना, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और बेन स्टोक्स से पहले 2005 में एंड्रू फ्लिंटॉफ को विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। इसके पहले 2005 में इंग्लैंड के ही एंड्रू फ्लिंटॉफ को ये अवार्ड दिया गया था। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Which country has become the top international patent filer at the WIPO's पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी? कौन सा देश WIPO की पेटेंट सहयोग संधि में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइल करने वाला देश बन गया है? इसमें पूछा गया है कि WIPO की जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है उसमें कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर ई, चाइना इसका आंसर हो जाएगा। 2019 में चाइना ने, अगर हम लोग बात करें 2019 की, तो 2019 में चाइना ने 58,990 पेटेंट जो है ये फाइल किया हुआ था। 58,990 एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ था और ये इसी के साथ में टॉप पर था। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2053 पेटेंट फाइल किया हुआ था 2019 में। 2053 पेटेंट फाइल किया हुआ था और इसी के साथ में इंडिया 14वें नंबर पे था। अगर ये भी पूछा जाए कि इंडिया की कौन सी रैंक थी, तो इंडिया की रैंक 14 थी, इंडिया 14वें नंबर पर था। और यहाँ पर बात हुई है वीपो की, तो वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो वीपो का हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें इसके डीजी कौन है, तो फ्रांसिस गुरी इसके डीजी हैं इस समय, डायरेक्टर जनरल जो है फ्रांसिस गुरी हैं इसके। और अगर हम लोग बात करें मेंबर कंट्रीज़ की, कितने देश इसके अंतर्गत आते हैं, तो 193, ठीक है, 193 आते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। व्हिच डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आई गॉट पोर्टल ऑन द दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर किस विभाग ने अपनी तरह का पहला आई गॉट पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? और इसमें ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी है ये, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT इसका आंसर हो जाएगा। DOPT ने इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग, आई गॉट का मतलब क्या हो जाता है? इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है ना। DOPT ने इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग ई लर्निंग पोर्टल को HRD मिनिस्ट्री के HRD मंत्रालय के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया हुआ है। दीक्षा का क्या मतलब हो जाएगा? अगर हम लोग जानना चाहें कि दीक्षा प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका दीक्षा का मतलब हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और अगर हम लोग आई गॉट की बात करें तो आई गॉट का क्या मतलब हो जाएगा? इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग ई लर्निंग पोर्टल। आई गॉट का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो DOPT ने जो है इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग ई लर्निंग पोर्टल जो है HRD मिनिस्ट्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। और इसका मोटो कोविड-19 से फाइट करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, ठीक है, टेक्नीशियंस हो गए, इनकी कैपेसिटी को इन्हेंस करना है। इसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल भी जो है ये प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR has approved to use the diagnostic machine of which disease to COVID-19 test? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कोविड-19 के परीक्षणों में किस बीमारी की मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दी है? और इसका जो आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी। ICMR ने ट्यूबरकुलोसिस की मशीन का उपयोग कोविड-19 के टेस्ट में करने के लिए दे दिया है, इसकी अनुमति दे दी, इसकी परमिशन दे दी है। और यहाँ पर ICMR की बात हो रही है, तो ICMR का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। ICMR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। नेम द इंडियन फॉर्मर RBI गवर्नर हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ IMF's 12 मेंबर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर का नाम बताइए जो IMF के 12 सदस्यीय एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर ए। रघुराम राजन जो है ये IMF की 12 सदस्यीय एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप के हिस्सा हैं। और इस ग्रुप का काम कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में होने वाले
डेवलपमेंट इश्यूज़ हो गए, पॉलिसी मेकिंग इश्यूज़ हो गए, या फिर इकोनॉमी को लेकर जो भी चैलेंजेस आएंगे कोविड-19 के कारण पूरे वर्ल्ड में, उनके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना है और आईएमएफ को इसके बारे में जानकारी देनी है। यहाँ पर बात हुई है आईएमएफ की, ठीक है, आईएमएफ की बात हुई है, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। गूगल एंड विच कंपनी हैज़ टाइड अप टू क्रिएट कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी बाई स्मार्टफोन। गूगल और किस कंपनी ने स्मार्टफोन द्वारा कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तकनीक बनाने के लिए करार किया है, एक एग्रीमेंट किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एप्पल। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, सी, ऑप्शन नंबर सी। गूगल और एप्पल ने मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से मतलब फाइट करने के लिए एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम किया है, उसको एक डेवलप करने के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट which gets ICMR approval to conduct clinical trial of plasma therapy treatment for COVID-19। उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए ICMR की मंजूरी मिली हुई है। इसमें उस राज्य का नाम बताना है जिसको कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने के लिए ICMR की मंजूरी मिली हुई है। कौन से राज्य को ICMR से मंजूरी मिल गई है कि वो कोविड-19 का उपचार करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कर ले, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। ऑप्शन नंबर डी, केरला इसका आंसर हो जाएगा। और ICMR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। केरला की कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम। CM की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिनाराई विजयन, ठीक है, CM की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिनाराई विजयन हो जाएंगे। और अगर हम लोग गवर्नर की बात करेंगे तो मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान जो हैं वो केरला के गवर्नर हो जाएंगे। और केरला में कितने नेशनल पार्क हैं, जो भी नाम आप लोगों को एक दो नेशनल पार्क याद आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइए कि केरला के अंतर्गत कितने कितने नेशनल पार्क हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द वेब पोर्टल नेम्ड युक्ति। किस भारतीय मंत्रालय ने युक्ति नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ई। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया। इस वेब पोर्टल को, युक्ति वेब पोर्टल को HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में लॉन्च किया हुआ है। और ये पोर्टल HRD मिनिस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कम्युनिकेशन का चैनल है, कम्युनिकेशन के रूप में काम करेगा। और इस पोर्टल के माध्यम से HRD मिनिस्ट्री जो है वो अपने कामकाज को भी मॉनिटर कर सकेगी। और यहाँ पर बात हुई है HRD मिनिस्टर कौन है, यहाँ पर HRD मिनिस्ट्री की बात हुई है तो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करेंगे इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, इनकी लोकसभा क्षेत्र की, तो हरिद्वार उत्तराखंड जो है ये इनका जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनका लोकसभा क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। विच इंडियन स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट एलोपैथी एंड आयुर्वेदा टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। कौन सा भारतीय राज्य कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चीज़ों को जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है, इनको दोनों को मिलाकर कोविड-19 के पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा गोवा देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। और गोवा के अगर हम लोग CM की बात करेंगे तो प्रमोद सावंत, गोवा के CM की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रमोद सावंत गोवा के CM हो जाएंगे। सत्यपाल मलिक ये जो है गोवा के गवर्नर हो जाएंगे। और अगर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो पणजी जो है ये गोवा की कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट व्हिच इज गोइंग टू मेजर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट GEP। उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जो सकल पर्यावरण उत्पाद को मापने जा रहा है। जैसे GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही GEP है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा राज्य है भारत का पहला राज्य का नाम बताइए, उस पहले राज्य का नाम बताइए जो GEP मेज़र करने जा रहा है। जिस प्रकार से GDP मेज़र किया जाता है उसी तरीके से GEP मेज़र करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, इसमें पूछा गया। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे। ठीक है, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हो जाएंगी। और अगर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। अभी हाल ही में समर कैपिटल बनाया गया है, किसको बनाया गया है ये पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था।
और आप लोगों को पता भी होना चाहिए, बहुत बेसिक और बहुत कॉमन क्वेश्चन बन गया है। तो उत्तराखंड की दोनों कैपिटल का नाम साथ में ये भी मेंशन करना है कि कौन सी समर कैपिटल है, कौन सी विंटर कैपिटल है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और हम लोग देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द फर्स्ट एयरलाइंस which launches India's first cargo on seat flights to carry essentials amid COVID-19। कोविड-19 के बीच में अनिवार्य सामानों को ले जाने वाली भारत की पहली कार्गो ऑन सीट उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस का नाम बताना है, ठीक है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंपनी हैज़ वॉन द एडिशन अवार्ड 2020 फॉर इट्स कैंपेन नेम्ड क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। अपने स्विच ऑफ टू स्विच ऑन नामक अभियान के लिए किस कंपनी ने एडिशन अवार्ड 2020 जीता है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टाटा पावर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी टाटा पावर इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एडिशन अवार्ड के बारे में। एडिशन अवार्ड क्या होता है, तो 1987 में थॉमस एल्वा एडिशन के सम्मान में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो एक्सीलेंस इन न्यू प्रोडक्ट, सर्विस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, डिज़ाइन और इनोवेशन के फील्ड में ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। और इस साल 2020 के लिए एडिशन अवार्ड जो है ये टाटा पावर को दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड प्रगति टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड अडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एमंग वुमेन इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में महिलाओं के बीच में जागरूकता और प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए प्रगति नाम से एक पहल शुरू की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। और इसका जो आंसर होगा फेसबुक, ऑप्शन नंबर ई, फेसबुक इसका आंसर हो जाएगा। फेसबुक ने महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने के लिए, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कराने के लिए, ठीक है, प्रगति नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से, प्रगति नाम से। तो ये नाम में आप लोग याद रखना, और कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेम द फर्स्ट इंडियन सिटी विच हैज़ अनाउंस्ड दैट वियरिंग ए फेस मास्क इज मैंडेटरी इन पब्लिक प्लेसेस। उस पहले भारतीय शहर का नाम बताइए जिसने यह घोषणा की है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसमें पूछा गया है कि उस पहले शहर का नाम बताइए, भारत के उस पहले शहर का नाम बताइए जिसने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। मुंबई इंडिया का पहला शहर है जिसने पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, सबसे पहले अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या बोला गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडियाज इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। विश्व वन्यजीव कोष WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर सी। विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद को WWF इंडियाज इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम का एम्बेसडर बनाया गया है। और नेचर क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा यह प्रोग्राम 1976 में स्टार्ट किया गया था। नेचर क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा यह प्रोग्राम 1976 में स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्रिटिकल थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों की एक नई जनरेशन तैयार करना है। करेंटली वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 16 राज्यों के लगभग, अगर हम लोग बात करें वर्तमान में तो 16 राज्यों के लगभग 2000 स्कूल्स में, 16 राज्यों के लगभग 2000 स्कूल्स में 5 प्रोग्राम ऐसे चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर बात हुई है WWF इंडिया की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया की। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो भारत के वाइल्ड लाइफ और नेशनल हैबिटेट्स की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम लोग बात करें इसके हेडक्वार्टर की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के हेडक्वार्टर की, तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग बात करें WWF के हेडक्वार्टर की, ग्लोबली इंडिया की नहीं, ये जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है ये WWF इंडिया का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया का हेडक्वार्टर है। लेकिन अगर हम लोग ग्लोबली जानना चाहें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर जो है ये ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड नेम्ड टॉकबैक। किस कंपनी ने टॉकबैक नाम से एक नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया हुआ है। और ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने अभी टॉकबैक नाम से एक जो है वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जो है ये लॉन्च किया हुआ है। हु हेड्स द हाई लेवल टास्क फोर्स फाउंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वैक्सीन एंड ड्रग टेस्टिंग फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए वैक्सीन और ड्रग परीक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग देने की कोशिश करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा विनोद पॉल और कृष्ण स्वामी विजय राघवन, ये दोनों लोग जो है बनाए गए हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके प्रमुख हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है कि बोथ ए एंड बी, यानी कि विनोद पॉल और कृष्ण स्वामी विजय राघवन, ये दोनों लोग जो हैं इस टास्क फोर्स के प्रमुख हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 की मेडिसिन और वैक्सीन तैयार करने के लिए, वैक्सीन की टेस्टिंग्स के लिए विनोद पॉल और के.वी. राघवन यानी कि कृष्ण स्वामी विजय राघवन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें विनोद पॉल की, तो ये कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो है नीति आयोग के मेंबर हैं, ये लोग जो हैं ये नीति आयोग के मेंबर हैं विनोद पॉल जी। और अगर हम लोग बात करें कृष्ण स्वामी विजय राघवन की, तो ये जो है ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट इन द कंट्री टू गेट जियो टैग फॉर कम्युनिटी किचन्स। देश के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने सामुदायिक रसोई के लिए जियो टैग प्राप्त किया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अपने सभी 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश अपने सभी 75 जिलों के 7,368 कम्युनिटी किचन्स को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ में टाई अप किया हुआ है। सभी कम्युनिटी किचन्स को गूगल मैप से जोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 7,368 कम्युनिटी किचन्स हैं। ठीक है। और इन सारी किचन्स को जो है गूगल मैप से जोड़ दिया गया है। और इन सभी कम्युनिटी किचन्स को जियो टैग करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात हो रही है तो कैपिटल जो है इसकी लखनऊ हो जाएगी। सीएम जो है ये योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और गवर्नर की हम लोग बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल जो है इसकी गवर्नर हो जाएंगी यहाँ की उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कौन सा पावर प्लांट स्थित है, कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, जो भी नाम आप लोगों को याद आ रहा है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। Which company has become the first member of Indian Gas Exchange IGX गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी भारत के गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज की पहली सदस्य बन गई है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मणिकरण पावर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। मणिकरण पावर लिमिटेड जो है वो भारत के गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज की पहली सदस्य बन गई है। Which Indian badminton player has named as one of the ambassador of Badminton World Federation I Am Badminton campaign। ठीक है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान के राजदूतों में से एक राजदूत के रूप में नामित किया गया है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु इसका आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आई एम बैडमिंटन, ये नाम याद रखना आप लोग, आई एम बैडमिंटन नाम से एक कैंपेन चलाया है। और इस कैंपेन के माध्यम से खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स के प्रति उनके लव और रिस्पेक्ट के बारे में फीलिंग्स शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। ठीक है। खिलाड़ी जो है एंटी डोपिंग के भी बारे में लोगों से अवेयर करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खिलाड़ी जो हैं एंटी डोपिंग के बारे में भी लोगों को अवेयर करेंगे। और यहाँ पर बात हुई है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में हो जाएगा। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और मलेशिया की बात हुई है तो कैपिटल और करेंसी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और हम लोग देखेंगे कि हमारे अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हु इज़ द हेड ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
टू सजेस्ट द रिस्ट्रक्चर ऑफ द जीडीपी डाटा एंड अदर एस्टिमेट्स फॉर स्टेट्स। राज्यों के लिए जीडीपी डेटा और अन्य अनुमानों के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है, इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि स्टेट्स का जो जीडीपी कलेक्शन होता है और भी स्टेट के जो भी एस्टिमेट होते हैं उसके रिस्ट्रक्चर के बारे में केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई है और उस कमेटी का हेड कौन है, उस कमेटी का हेड कौन है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र एच ढोलकिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र एच ढोलकिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ढोलकिया जी की अध्यक्षता में राज्यों की जीडीपी कलेक्शन और दूसरे जो भी एस्टिमेट्स हैं उसके रीस्ट्रक्चर के बारे में, उसके रीस्ट्रक्चर यानी कि उसके पुनर्गठन के लिए एक कमेटी बनाई हुई है और उस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र ढोलकिया जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच टेक जियांट कंपनी हैज एक्वायर्ड ए 9.9% स्टेक इन रिलायंस जियो फॉर ₹43,574 करोड़। किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए में 9.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा फेसबुक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फेसबुक इसका आंसर हो जाएगा। फेसबुक ने अभी रिलायंस जियो में जो है 43,574 करोड़ रुपए में 9.9% स्टेक जो है ये खरीद लिया है और यह जो है टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा एफडीआई है। अभी तक का सबसे बड़ा एफडीआई है ये टेलीकॉम सेक्टर का। टेलीकॉम सेक्टर में इससे पहले अभी तक कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। नूर इज द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। नूर किस देश का पहला सैन्य उपग्रह है, इसमें पूछा गया है और इसका आंसर होगा ईरान, ऑप्शन नंबर ई। ईरान इसका आंसर हो जाएगा। नूर का मतलब क्या होता है, लाइट। नूर का मतलब लाइट होता है। नूर जो है वो ईरान का पहला जो है ये मिलिट्री सैटेलाइट है और ईरान की अगर बात हुई है तो कैपिटल ईरान की क्या हो जाएगी, तेहरान। ईरान की कैपिटल तेहरान हो जाएगी। करेंसी जो है ये रियाल हो जाएगी, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है ये हसन रूहानी हो जाएंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज ऑफ ऑनलाइन डायलॉग्स विद स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स इन इंडिया ऑन कोविड-19। किस संगठन ने कोविड-19 पर भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ में ऑनलाइन संवादों की लॉकडाउन लर्नर्स नाम से एक श्रृंखला शुरू की है, इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन लॉकडाउन लर्नर नाम से एक जो है ऑनलाइन डायलॉग्स की सीरीज़ जो है लॉन्च किया हुआ है। स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के बीच में ऑनलाइन डायलॉग्स की एक सीरीज़ लॉन्च किया हुआ है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा UNODC, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा UNODC, यानी कि द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। फिर से सुनिए, UNODC का मतलब क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ठीक है। स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम्स, मिस इन्फॉर्मेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन आदि के बारे में अवेयर कराने के लिए जो है ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये लिया गया है। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें UNODC की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड कोविड-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस। किस संगठन ने कोविड-19 क्राइसिस थ्रू ए माइग्रेशन लेंस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, पब्लिश की है। और इसका जो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से 2020 में इंडिया में माइग्रेंट रेमिटेंस में लगभग 23% की कमी आने वाली है। लगभग 23% की कमी आएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से 2020 में इंडिया में माइग्रेंट रेमिटेंस में लगभग जो है 23% की कमी आएगी। और अगर हम लोग साउथ एशिया की बात करें, तो साउथ एशिया में ये कमी कितनी रहने वाली है, तो साउथ एशिया के रेमिटेंस में जो कमी आएगी वो 22% की होगी। साउथ एशिया के रेमिटेंस में 22% की कमी आने वाली है। और इंडिया की, अगर हम लोग पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो इंडिया के माइग्रेंट रेमिटेंस में जो है 23% की कमी आने वाली है। और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में हो जाएगा, ठीक है, वाशिंगटन
डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मालपास, ये जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला गया है। व्हाट इज द कोल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-21 एज पर यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्री, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश में कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 710 मीट्रिक टन। 2020-21 की फाइनेंशियल ईयर के दौरान देश में 710 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और अगर यहाँ पर बात करें कोल मिनिस्टर कौन है, तो प्रहलाद जोशी जो हैं ये यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर हो जाएंगे। और अगर इनके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, इनके लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो धारवाड़ कर्नाटका में एक जगह है, धारवाड़ कर्नाटका जो है वो इनकी लोकसभा क्षेत्र हो जाएगी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट HPSRTP। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना HPSRTP के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई, इसमें पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा 585 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। 585 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 82 मिलियन USD हो जाएगा। 585 करोड़ इंडियन रुपीज़ में है। और अगर हम लोग बात करें डॉलर में तो ये लगभग 82 मिलियन डॉलर हो जाएगा। और इस पैसे का उपयोग जो है मेजर रोड्स के अपग्रेडेशन में होगा। मेजर रोड जो यहाँ के बड़े रोड हैं उसके अपग्रेडेशन में जो है इस पैसे का उपयोग होगा, जो भी फंड दिया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और साथ ही साथ में PWD के मॉडर्नाइजेशन में भी इसका उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो CM हो जाएंगे जयराम ठाकुर। ठीक, जयराम ठाकुर यहाँ के CM हो जाएंगे। और कैपिटल इसकी क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। समर और विंटर, दो कैपिटल यहाँ पर हैं, कौन सी कैपिटल समर है और कौन सी विंटर कैपिटल है, ये आप लोग स्पेसिफिकली नाम के साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। हु इज़ द हेड ऑफ द 16 मेंबर नेशनल शिपिंग बोर्ड। 16 सदस्यीय राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के प्रमुख कौन है, इसमें पूछा गया है कि 16 मेंबर का जो नेशनल शिपिंग बोर्ड है उसका प्रमुख कौन है, उसका हेड कौन है, इसमें पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मालिनी शंकर, ऑप्शन नंबर बी मालिनी शंकर इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अभी 16 सदस्यीय नेशनल शिपिंग बोर्ड के पुनर्गठन की अनुमति दी है। 16 सदस्यीय नेशनल शिपिंग बोर्ड के पुनर्गठन की अनुमति दी है। और इसका हेड जो है फॉर्मर DG ऑफ शिपिंग मालिनी शंकर को बनाया गया है। मालिनी शंकर को इसका हेड बनाया गया है। और मालिनी शंकर जी हैं ये फॉर्मर DG ऑफ शिपिंग है, ये फॉर्मर DG ऑफ शिपिंग हैं। और अगर हम लोग बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग की, तो मनसुख मंडाविया जी जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा संजय कोठारी, ऑप्शन नंबर ई संजय कोठारी इसका आंसर हो जाएगा। और कोठारी जी ने फॉर्मर चीफ ऑफ आंध्रा बैंक मिस्टर सुरेश एन पटेल, ये नाम आप लोग ध्यान से सुनिए, सुरेश एन पटेल। यहाँ पर दो नामों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, एक संजय कोठारी की और एक सुरेश एन पटेल की, इन दो नामों की चर्चा कर रहे हैं। तो संजय कोठारी जी को जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। और कोठारी जी ने फॉर्मर चीफ ऑफ आंध्रा बैंक मिस्टर सुरेश एन पटेल को CVC के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के कमिश्नर के रूप में शपथ दिलाई गई है। यानी कि कोठारी जी ने सुरेश एन पटेल जी को CVC के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के कमिश्नर के रूप में शपथ दिलाई। यानी कि सुरेश एन पटेल जी जो हैं ये CVC के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। और इसके पहले सुरेश पटेल जी जो क्या थे, तो ये आंध्रा बैंक के हेड हुआ करते थे, आंध्रा बैंक के चीफ हुआ करते थे। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। क्वेश्चन अगर सिंपली पूछा जाता कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो उस केस में हम लोग आंसर लगाते संजय कोठारी। और ये पूछा जाता कि CVC का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का कमिश्नर कौन है, तो उस केस में हम लोग जो है सुरेश एन पटेल का नाम हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक करते। और यहाँ पर बात हुई है CVC की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में जो है इसका
हेडक्वार्टर हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मिलिट्री स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत की रैंक क्या है, इसमें पूछा गया है। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा थर्ड रैंक है इंडिया की, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए थर्ड रैंक है इंडिया की 71.1 बिलियन यूएसडी खर्च के साथ में। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने रक्षा के मामलों में जो है मिलिट्री के मामले में ये 71.1 बिलियन यूएसडी खर्च किया है। पिछले साल इंडिया ने 71.1 बिलियन यूएसडी जो है मिलिट्री के सामानों पर मिलिट्री में स्पेंड किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें यूएस की तो यूएस का स्पेंड कितना रहा, यूएस ने कितना खर्च किया हुआ, तो यूएस ने 732 बिलियन यूएसडी, यूएस जो है 732 बिलियन यूएसडी के साथ में टॉप पर रहा, फर्स्ट रैंक पर। और अगर हम लोग सेकंड रैंक की बात करें तो सेकंड रैंक पर चाइना रहा और चाइना ने 261 बिलियन यूएसडी जो है स्पेंड किया हुआ है अपनी मिलिट्री पर, ठीक है। और इंडिया जो है 71.1 बिलियन यूएसडी के साथ में थर्ड रैंक पर रहा। फर्स्ट रैंक पर यूएस, सेकंड रैंक पर चाइना और थर्ड रैंक पर इंडिया। सबका खर्च भी दे दिया गया है आप लोगों को कि इन सारे देशों ने अपनी मिलिट्री पर कितने कितने खर्च किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ टेक्सचर पब्लिशिंग लिमिटेड्स द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 20 फॉर द 2020। निम्नलिखित में से कौन टेक्सचर पब्लिशिंग लिमिटेड की द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 20 फॉर 2020 का हिस्सा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन नंबर ई। किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। टेक्सचर पब्लिशिंग लिमिटेड द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 फॉर 2020 नाम से 3 कैटेगरी में 20 लोगों की एक लिस्ट पब्लिश किया हुआ है। और ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो पहली कैटेगरी क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल, पहली कैटेगरी है स्मॉल मॉलिक्यूल। दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी, एडवांस मेडिसिन, दूसरी कैटेगरी है एडवांस मेडिसिन। और अगर हम लोग तीसरी कैटेगरी की बात करेंगे तो तीसरी कैटेगरी है बायो फार्मास्यूटिकल, ठीक है ना, बायो फार्मास्यूटिकल। इन तीनों कैटेगरी में जो है एक अपने 20-20 लोगों की एक लिस्ट पब्लिश की हुई है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया से तो इंडिया से बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मजूमदार शाह को फार्मास्यूटिकल कैटेगरी के लिए विश्व के 20 लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। बायो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में जो है इंडिया की जो हमारी चेयरमैन है बायोकॉन लिमिटेड की, बायोकॉन लिमिटेड एक दवा की कंपनी है, इसकी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मजूमदार शाह को फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में जो है इनको नॉमिनेट किया गया है। और अगर हम लोग बात करें मेडिसिन मेकर की तो यह एक मैगजीन है जो कि फार्मास्यूटिकल बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है। व्हिच आईआईटी हैज डिजाइंड वारबोट व्हिच कैन डिलीवर मेडिसिन एंड फूड टू कोविड-19 पेशेंट। किस आईआईटी ने वारबोट डिजाइन किया हुआ है जो कि कोविड-19 रोगियों को दवा और भोजन दे सकता है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपर। और ये वारबोट जो है ये बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के इन सारी चीज़ों को जो है कोविड-19 के पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में ही डिलीवर कर सकता है। क्रिकेटर उमर अकमल हु हैज़ बैंड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर 3 years फॉर मैच फिक्सिंग बिलोंग्स टू हिच कंट्री। मैच फिक्सिंग के आरोप में 3 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित किए गए क्रिकेटर उमर अकमल किस देश के हैं, किस देश से संबंधित हैं, कौन से देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इन्हें मैच फिक्सिंग के आरोप में अगले 3 सालों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया गया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द फूड बैंक इनिशिएटिव विद द थीम हेल्प एंड हंगर टुडे, हेल्प एंड हंगर टुडे फॉर पुअर एंड नीडी पीपल। किस राज्य ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेल्प एंड हंगर टुडे थीम के साथ में फूड बैंक पहल शुरू की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर ई। मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुर ने एक फूड बैंक नाम से एक इनिशिएटिव लिया हुआ है और इसके तहत में कोविड-19 से प्रभावित गरीब लोगों को फ्री में जो है खाना खिलाया जाएगा, फ्री में उनको जो है भोजन दिया जाएगा। मणिपुर की बात हो रही है, ठीक है। तो मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इम्फाल। इम्फाल जो है ये मणिपुर की कैपिटल हो जाएगी। गवर्नर नज़मा हेपतुल्ला हो जाएंगी और सीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह जो हैं
ये मणिपुर के सीएम हो जाएंगे। Which मोबाइल कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द वेदर ऐप नेम्ड डार्क स्काई? किस मोबाइल कंपनी ने डार्क स्काई नाम के मौसम ऐप का अधिग्रहण किया है? तो इसका जो आंसर होगा एप्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एप्पल ने डार्क स्काई नाम से एक वेदर ऐप है उसका अधिग्रहण कर लिया है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2020? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2020 के लिए थीम क्या है इसमें पूछा गया है, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शंस जो हैं ये आप लोगों के सामने हैं, और ये मनाया कब जाता है थीम हम लोग बाद में जानेंगे। थीम आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये कब मनाया जाता है। तो हर साल 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। हर साल 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए ये दिन हर साल 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल भी 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2020 सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी ए हंगर फॉर वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, जिसकी थीम क्या थी, ए हंगर फॉर वर्ड्स इसकी थीम हो जाएगी। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पोकर्स स्टार इंडिया? किस भारतीय क्रिकेटर को पोकर्स स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा MS धोनी, ऑप्शन नंबर बी। महेंद्र सिंह धोनी जो है इनको जो है पोकर्स स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और महेंद्र सिंह धोनी से पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु? सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा कृष्ण स्वामी वी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण स्वामी वी जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु की बायोग्राफी है ये जो पुस्तक है सेटलिंग, ये जो बुक है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, ये बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु की बायोग्राफी है, और ये पब्लिश किसके द्वारा की गई है? अगर ये भी पूछा जाए कि ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है ये बुक, तो ये हाइपर कोलिंस ये पब्लिशिंग कंपनी है, इसके द्वारा ये बुक जो है पब्लिश की गई है। और अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कृष्ण स्वामी वी के बारे में। कृष्ण स्वामी वी जो इस पुस्तक के लेखक हैं ये कौन है, क्या करते हैं? तो ये एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने अभी तक लगभग 7 ओलंपिक गेम्स और बहुत सारे इंटरनेशनल बैडमिंटन मैचेस को कवर किया हुआ है। 7 ओलंपिक गेम्स को कवर किया हुआ है, और इसके साथ साथ में बहुत सारे इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट को भी कवर किया हुआ है, और इन्होंने ही इस पुस्तक को, इस किताब को लिखा हुआ है। हार्पर कोलिंस ने अभी 2 और किताबों को लॉन्च किया हुआ है। एक किताब है सेमलेस, 2 किताबें और लॉन्च की गई हैं, पब्लिश की गई हैं, जिसमें से कि एक का नाम है सेमलेस, और ये सेमलेस जो है ये तस्लीमा नसरीन के द्वारा ये लिखी गई है। तस्लीमा नसरीन, ये आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए और याद रखिए, नहीं तो सेमलेस जो है ये तस्लीमा नसरीन के द्वारा ये लिखी गई है, और इसको भी हाइपर कोलिंस ने ही पब्लिश किया हुआ है। दूसरी किताब का नाम है द बिग क्वेश्चन ऑफ लाइफ। दूसरी किताब का नाम है द बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। द बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, ये दूसरी किताब का नाम है, और इसको किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं ओम स्वामी। ओम स्वामी इसके राइटर हैं, और इन दोनों किताबों को जो है हाइपर कोलिंस ने ही पब्लिश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है, और इसका जो आंसर होगा सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सुधा मूर्ति इसका आंसर हो जाएगा। और सुधा मूर्ति के बारे में अगर हम लोग जाने तो ये एक इंजीनियरिंग के टीचर हैं, और ये इंग्लिश ऑथर भी हैं। साथ ही साथ में इन्होंने इन्फोसिस के चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुकी हैं सुधा मूर्ति जी, और इनको 2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर पुस्तक के भी लेखक भी यही सुधा मूर्ति जी ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। द अर्थ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट। पृथ्वी दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? इसमें पूछा गया है कि अर्थ डे हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल, ऑप्शन सी। इस बार भी 22 अप्रैल को अर्थ डे जो है ये मनाया गया था। पोल्यूशन को कम करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिन हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार 22 अप्रैल को अर्थ डे का
50वां एडिशन जो है ये सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार अर्थ डे का कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया, तो इस बार अर्थ डे का 50वां एडिशन जो है ये सेलिब्रेट किया गया था। और अगर हम लोग बात करें इसके थीम की, तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, इस बार जो 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम क्या हो जाएगी, इसकी थीम हो जाएगी क्लाइमेट एक्शन। इसकी थीम हो जाएगी क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन जो है इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या बोला गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक फॉर द ईयर 2020। वर्ष 2020 के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या था, ठीक है ना। विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या थी, इसमें पूछी गई है। थीम जाने हम लोग, इससे पहले ये जान लेते हैं कि विश्व टीकाकरण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अप्रैल महीने के लास्ट वीक में, ठीक है ना, अप्रैल मंथ के लास्ट वीक को हर साल अप्रैल मंथ के लास्ट वीक को जो है हम लोग वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार भी 24 से लेकर 30 अप्रैल तक, 24 से लेकर 30 अप्रैल तक जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह ये सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसकी थीम की, इसका थीम क्या हो जाएगा, तो इस बार के लिए 2020 के लिए इसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर बी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल इस बार के लिए इसकी थीम थी। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है ये हर साल अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती, लास्ट वीक जो होगा अप्रैल मंथ का यही 24 से 30 ही होगा। तो हर साल अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। व्हिच इंडियन मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। किस भारतीय मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 शुरू की है। और इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना। अगर कंपनीज द्वारा रिटर्न फाइलिंग वगैरह में लेट हो गया है तो इस स्कीम के द्वारा उनको वन टाइम वेवर प्रोवाइड किया जाएगा, उनको वेव ऑफ दिया जाएगा, उनको छूट दी जाएगी। और यह स्कीम जो है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ही लागू रहेगी। कब से कब तक लागू रहेगी, 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर, 30 सितंबर 2020 तक ये स्कीम लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है। विच कंट्री हैज़ द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 कंट्रीज फॉर द ईयर 2020। वर्ष 2020 के लिए G20 देशों की अध्यक्षता किस देश के पास में है। इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2020 के लिए G20 देशों की अध्यक्षता जो है ये कौन से देश के पास में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरेबिया। ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरेबिया इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 के लिए G20 देशों की अध्यक्षता सऊदी अरेबिया के पास में है। और अभी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने G20 देशों के फिनेंस मिनिस्टर के साथ में वर्चुअल मीटिंग भी की थी, जिसको जो है सऊदी अरेबिया ने ही होस्ट किया था। वर्ष 2020 में, फिनेंशियल ईयर 2020 में G20 देशों की जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होंगी उन सब की प्रेसिडेंसी जो है ये सऊदी अरेबिया के पास में ही है। और सऊदी अरेबिया की बात अगर हो ही गई है तो आप लोग कैपिटल और करेंसी के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। एज पर रिवाइज्ड नॉर्म्स व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ रिसाइडिंग इन जम्मू कश्मीर फॉर ए पर्सन टू बिकम ए परमानेंट रेजिडेंट। संशोधित मानदंडों के अनुसार किसी व्यक्ति के स्थायी निवासी बनने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास करने की सीमा क्या है। इसमें पूछा गया है कि कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में कितने समय तक रहे जिससे कि उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाए, वहाँ का नागरिक कहला सके वो, ठीक है। तो अभी जो जम्मू कश्मीर के लिए डोमिसाइल है, होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल की नई डेफिनेशन दी है, उसको नए तरीके से परिभाषित किया है, जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति कम से कम 15 साल तक वहाँ रहता है तो जो है वहाँ की नागरिकता उसको मिल सकती है, वहाँ का नागरिक वो कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कम से कम 15 साल आप लोगों को जम्मू कश्मीर में रहना पड़ेगा, तब आप लोग जो है वहाँ के नागरिक कहलाए जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, या तो आप कम से कम वहाँ पर 15 साल रहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि आप लोग या तो वहाँ पर कम से कम 7 साल रहिए और वहाँ पर पढ़ाई किए हों। पहली कंडीशन क्या है कि आप लोग वहाँ पर 15 साल तक लगातार रह रहे हों। दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम 7 साल तक आप लोगों को वहाँ पर पढ़ाई करनी होगी, आप लोग वहाँ पर पढ़ाई किए हों और 10वीं या 12वीं में से कोई भी एक बोर्ड एग्ज़ाम वहाँ पर दिए हों। 7 साल पढ़ाई के साथ में, लगातार 7 साल पढ़ाई के साथ साथ में 10वीं या 12वीं में से कोई ना कोई एक बोर्ड एग्ज़ाम अगर आप लोग वहाँ पर दिए होंगे जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड से, तब आप लोग जो है वहाँ के नागरिक कहलाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो का।
अंडर विच सेक्शन ऑफ IT Act 1961 द डोनेशंस फॉर PM केयर फंड आर एलिजिबल फॉर ए 100% एग्जेम्पशंस। IT अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत PM केयर्स फंड में दिए गए दान पर 100% की छूट मिलती है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सेक्शन 80G। ऑप्शन नंबर ई, सेक्शन 80G के तहत में आप लोगों को छूट मिलेगी अगर आप लोग PM केयर्स फंड में जो है दान करते हैं, कोरोना से लड़ने के लिए PM केयर्स फंड में दान करते हैं। और अभी PM केयर फंड का जो भी डोनेशन होगा उसको कलेक्ट करने के लिए कुछ बैंकें नॉमिनेट की गई हैं। कौन कौन सी वो बैंक्स हैं वो हम लोग जो है पिछले अपने वीडियो में जो हम लोगों ने बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था, तो आप लोग जाकर उन सारी चीज़ों को देखिए। वैसे तो ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग ये वीडियो देख चुके होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि PM केयर्स फंड के तहत में जो भी डोनेशन कलेक्ट होगा उसकी जिम्मेदारी कौन सी बैंकों को दी गई। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का पार्ट 1 कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम लोग पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में चैनल पर और भी सारी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, DI की, रीजनिंग पजल की, बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस की, ठीक है, नंबर सीरीज की, इन सारी चीज़ों को भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जहाँ पर हम लोग अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।